लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जी अबाउट द डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस किस डेट को मनाया था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाया था। और खाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज नॉट देयर टू सेलिब्रेट दैट डे ऑफ डिलीवरेंस, उसमें बाकी की पार्टीज भी शामिल थी, दोज हु वर नॉन ब्राह्मण और दोज हु वर अनटचेबल्स। अनटचेबल्स और नॉन ब्राह्मण, जो तमिलनाडु की मद्रास की पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, दैट वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। और जो अनटचेबल की पार्टी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, दैट पार्टी वाज आल्सो इन्वॉल्व बिकॉज कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो ब्राह्मण सेंट्रिक थी, दैट वाज ऑफ हायर कास्ट हिंदूज की गवर्नमेंट थी, सो देयर पॉलिसीज वर एंटी मुस्लिम एज वेल एज देयर पॉलिसीज वर एंटी नॉन ब्राह्मण पॉपुलेशन, उसके मुताबिक थी जी। After that day of deliverance, G, on 26 December 1939, when they had celebrated the day of deliverance, Jinnah had the point of view, and All India Muslim League had the point of view that Muslims should have a separate homeland. And why they should have the separate homeland? उमर अख्तर और मयूद्दीन बिल्लाह ने। झूठ बोल रहा है? ठीक है, ना जाओ फिर, अगर झूठ बोल रहे हो। So next topic is topic number 20, and that is Lahore resolution. When we did the topic of now and never, in that I told you, चौधरी रहमत अली ने जो पॉम्फलेट लिखा था नाउ एंड नेवर, उसमें उन्होंने डिमांड की थी कि देयर शुड बी अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन दी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और उनसे नाम लेते हुए उन्होंने पंजाब से पी लिया, कश्मीर से के लिया, ठीक है, सिंध से उन्होंने एस दे दिया, और बलूचिस्तान से ATAN। तो उन्होंने एक नाम दिया उस सेपरेट होमलैंड को, एंड दैट नेम वाज पाकिस्तान। ये जब चौधरी रहमत ने 1933 में ये पंफलेट लिखा था नाउ एंड नेवर, अब्दुल हादी, आवाज ना आई थी प्लीज, डिक्टेट ना कराएं, सो वैसे ही दे दें। जब चौधरी रहमत ने 1933 में पाकिस्तान का नाम लिया, देयर वाज नॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स और वाइल्डेस्ट माइंड ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया दैट दे विल हैव अ सेपरेट होमलैंड, दैट दे विल हैव अ सेपरेट होमलैंड। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज मान ले, उस सीट पे चले। But in 1937 election, when All India Muslim League lost the elections, they came to know that कि कांग्रेस रूल के दौरान जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बनी, उन एंटी मुस्लिम पॉलिसीज ने उनको बताया दैट मुस्लिम्स आर नॉट एट ऑल सेफ इन इंडिया, इन यूनाइटेड इंडिया विच विल बी गवर्न्ड बाय द कांग्रेस। हिंदू सेंट्रिक कांग्रेस जो थी, या हिंदू मेजोरिटी वाली कांग्रेस जो थी, उसके अंडर अगर वो रहते हैं तो देयर इंटरेस्ट विल नॉट बी गार्डेड। तो इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आल्सो ऑप्टेड फॉर दिस थॉट ऑफ सेपरेट होमलैंड जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जी इस लाहौर रेजोल्यूशन के आने की मेन रीजन आप कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह लें कि जी क्यों ये लाहौर रेजोल्यूशन पास की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ऑन 23 मार्च 1940 इन लाहौर मिंटो पार्क में, वाज मुस्लिम फियर्ड पॉलिटिकल डोमिनेशन, मुस्लिम फियर्ड पॉलिटिकल डोमिनेशन by Hindu majority United India।
मीन्स दैट यूनाइटेड इंडिया में जो हिंदू मेजोरिटी होनी थी, उसकी वजह से मुसलमानों को यह खौफ था या उनको पता लगा कि पॉलिटिकल डोमिनेशन हो जानी हिंदूज की, और वहां पे सारी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज होंगी या हिंदू सेंट्रिक पॉलिसीज होंगी या ब्राह्मण सेंट्रिक पॉलिसीज होंगी। जिस तरह 1937 से लेके 1939 तक कांग्रेस ने अपने रूल में ये काम किया जी। इसीलिए मैं कहता हूँ जिना के साथ साथ कांग्रेस का भी बड़ा रोल है, गांधी का भी बड़ा रोल है पाकिस्तान बनाने में। कांग्रेस, गांधी और जवाहरलाल नेहरू का भी बड़ा रोल है जी। उनके जो वो थे, वालिद मोहतरम थे, जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोहतरम जो थे, उनका भी बड़ा रोल है। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को किसी किस्म की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दी, जिसके बाद मुसलमानों को ये सोचना पड़ा कि जी सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। कांग्रेस रूल वॉज द प्रैक्टिकल ऑफ दिस हिंदू डोमिनेशन जी। 1937 से 1939, these 2 years or roughly 27 weeks, 27 months had all the anti-Muslim policies, all the anti-Muslim policies and attitude. फिर लखनऊ पैक्ट के बाद, नेहरू रिपोर्ट के बाद, काजिम के 14 पॉइंट्स के बाद, फेलियर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोऑपरेशन। इन दोनों की आपस में दोबारा कोऑपरेशन दोबारा एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। नो कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards no constitutional safeguards for Muslims। नेहरू रिपोर्ट में जी उन्होंने कहा था किसी किस्म की कोई रिजर्व सीट्स, कोई रिजर्व मेजोरिटी कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है ना। किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड उन्होंने नहीं दिया जी। Thanks to Congress and their rule that two nation jury got strengthened. The two nation jury was strengthened. Two nation jury gained strength. Leadership of Jinnah was also a very pivotal blessing for Muslims of India, that he was able to unite Muslims all over India in the upcoming elections. पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था 1937 के इलेक्शन में? मैंने आपको बताया था बच्चे, 109 सीट्स आउट ऑफ 480 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती थी, जो रिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट में सीट्स थी, यानी 1/5 तकरीबन सीट्स जीती थी मुस्लिम लीग ने। बाकी की सीट जो थी वो या कांग्रेस ले गई या बाकी पार्टीज लेगी जिनके मुस्लिम लीडर्स थे जी, कोई रीजनल पार्टीज ले गई। इस दफा मुस्लिम लीग के पास कोई डिफरेंट स्लोगन होना चाहिए था, और वो स्लोगन उनको मिल गया कांग्रेस के एटीट्यूड की वजह से, एंड दैट स्लोगन वाज ऑफ सेपरेट होमलैंड जी। So it was a need for political security and self-governance
for Muslims. ठीक है बच्चे, इसको वो तो नहीं करना, ये इसको अनम्यूट तो नहीं करना, इसको आमना को अनम्यूट तो नहीं करना, फाइन, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर सेपरेट homeland for Muslims of India. सेपरेट होमलैंड की बात भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मान ली थी। मैंने अभी पहले शुरू में आपको बताया 1933 में नाइन नेवर के पम्फलेट में चौधरी रहमत अली ने बात की थी कि देयर शुड बी अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स व्हिच शुड बी नेम्ड एज पाकिस्तान। ठीक है, उसको उस वक्त मुस्लिम लीग ने कहा दैट वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस, लेकिन लेटर ऑन उनको ऑप्ट करना पड़े जी। So first question in this topic is what was Lahore resolution? ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जी। जी प्लीज, ठीक है, ठीक है रेहान, जल्दी नोट करें जी। टॉपिक से पहले मैंने ये पॉइंट्स क्यों लिखवाए हैं जी? तो ये टॉपिक से पहले मैंने पॉइंट्स आप लोग इसलिए लिखवाए हैं, एक तो आप लोग को रिवाइज दो, दूसरा यू शुड हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट और कोई क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन की वर्डिंग हमेशा रीफ्रेज होके आती है। अगर कोई डिफरेंट फ्रेज का क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। आपको बैकग्राउंड सारा पता हो, आपको बैकग्राउंड सारा पता हो। इट इज नॉट दैट यू हैव टू क्रैम ऑल द नोट्स, तमाम नोट्स आपने क्रैम नहीं करने, इनको पॉइंट्स को क्लियर करने अपने माइंड में। आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि हिस्ट्री आर द इवेंट्स, और हिस्ट्री के अंदर यू हैव टू रिमेंबर द इवेंट्स, और इवेंट्स किस वक्त और किस तरह और किस अंदाज में हुए हैं, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो ये पॉइंट्स लिखवाने का मकसद ये है बच्चे, जब आप टॉपिक रिवाइज करेंगे तो इन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करें। दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि कोई क्वेश्चन किसी और तरह आता है तो वहां पे आप ब्लैंक ना हो जाए, हमें तो लिखवाया ही नहीं, वहां पे ब्लैंक नहीं होना। ये असेसमेंट सेंस आपकी आप डेवलप होनी चाहिए कि टॉपिक वाइज आपने कैसे आंसर देना है, इररिलेवेंट डिटेल्स में नहीं जाना जी। लाहौर रेजोल्यूशन also known as पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जी बच्चे, जी, was a formal resolution adopted by all India Muslim League at the occasion of its 3-day
long general session it was presented general session it was presented by Molvi Fazlul Haq on 23rd March 1940. It was general session, bache. It was first time ever when All India Muslim League officially demanded a separate state for Muslims of India. सर से कहिएगा आमना आमिर की मदर ने बुक किए वॉइस नोट किए उसका रिप्लाई कर दो. Why was Lahore resolution, next question is जी, passed in 1940? क्यों पास हुई थी जी? एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूल था, दूसरा मुस्लिम लीग was able to understand this thing, Muslims were able to understand this thing, that if Britishers leave, it will be a change of masters only for us. There won't be any freedom for us. हमारे लिए आजादी नहीं होगी, खाली हमारे मालिक चेंज हो जाएंगे, मास्टर्स चेंज हो जाएंगे, आका चेंज हो जाएंगे. पहले ब्रिटिशर्स थे, अब हिंदू हो जाएंगे और वो बड़े जालिम साबित होंगे हमारे लिए. और तीसरी रीजन इसकी ये है थी, मुस्लिम लीग को कोई नया स्लोगन चाहिए था, कोई नया टाइटल चाहिए था, कोई नई वलवला अंगेज किस्म की, अट्रैक्टिव किस्म की कोई स्पीच चाहिए थी, कोई स्लोगन चाहिए था फॉर विच दे शुड गो फॉर दी नेक्स्ट इलेक्शंस. क्योंकि अभी 1937 में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी. लेकिन ये पाकिस्तान की जब उन्होंने डिमांड की, सेपरेट होमलैंड की डिमांड की, दिस स्लोगन क्लिक्ड एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मुस्लिम्स, तो ऑटोमेटिकली उनका फेम बढ़ गया. फर्स्ट पैराग्राफ जी, द कांग्रेस रूल ऑफ 1937 to 1939 was completely Hindu centric, means it was a Hindu rule. Congress had ruled as
टायरेंट, टायरेंट कहते हैं जालिम को। क्रूअल रूल था कांग्रेस का जी ऑन मुस्लिम्स। देयर रिलीजियस राइट्स वर सप्रेस्ड Muslims had realized that under a pro-Hindu Congress rule, they could not live as free Muslims. Therefore, they naturally adopted the demand of a separate rule for Muslims of India. The Congress rule was the major one which has played this role. क्यों अब्दुल हादी, है ना? हंसी क्यों आ रही पुत्र? शुक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था जी, Muslim League had understood this thing, Muslims had understood this thing that there will be change of masters only. If the Britishers go and they get the freedom is not for the Muslims. मुसलमान जो है वो गुलाम ही रहेंगे। तो ये चेंज ऑफ मास्टर्स का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हुआ इसमें जी। नेक्स्ट पैराग्राफ जी। The Muslims of India had been first class citizens in India till 1857। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक मुसलमान फर्स्ट क्लास सिटीजन थे जी। दे had been persecuted by Britishers as well as other non-Muslim rulers. The self-rule movement meant that British would
लीव इंडिया? तो प्रैक्टिस शुरू की है, अगर अजान के टाइम खामोश होने की पता तो पूरे खामोश हो जाए करें। मुझे खत्म होने से पहले काफी तबसरे जारी से पता, खत्म होने से पहले काफी तबसरे जारी है। मैं उन्हीं को कह रहा था। ठीक है, आपको तो मैंने कहा ही नहीं। The self movement meant that British would leave India. They will leave India. ठीक है ना, ये सेल्फ रूल मूवमेंट का मतलब ये था जी। मुसल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी उसको चला रही थी और कांग्रेस भी सेल्फ रूल की बात कर रही थी। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के बाद से। लेकिन इसका मतलब था ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स जाएंगे तो हिंदूज वहां पे डोमिनेट कर जाएंगे। दिस वाज द थिंग व्हिच वाज अंडरस्टूड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आफ्टर द कांग्रेस रूल। सो बट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग had not realized till 1940 that if Britishers left the Muslims would not be free. For Muslims, it will be change of masters only.
Therefore, the Muslims adopted the 1940 change of masters only. Therefore, the Muslims adopted the 1940s resolution and started demanding separate state. थर्ड पैराग्राफ जी, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था न्यू स्लोगन का, मुस्लिम लीग नीडेड न्यू स्लोगन फॉर दी पॉपुलैरिटी among the Muslim masses. Losing the 1937 elections had badly demoralized all India Muslim League. The third paragraph, बच्चे. But when Indian National Congress resigned in 1939, All India Muslim League called to observe the Day of Deliverance. The Deliverance Day The Deliverance Day was a huge success. The Deliverance Day was a huge success and it gave All India Muslim League a lot of Palak, please, bache, confidence to fight back. Moreover, All India Muslim League had to go in the coming elections with something new and readily acceptable. Therefore,
The party adopted the Lahore Resolution and demanded separate state for Muslims of India. जी, अरे ज्योग्राफी ना कर लें। मैं तो यही कर रहा, मैं ज्योग्राफी कर लेते। हाँ जी, कहाँ टाइम हो गया पुत्र? क्या हो पुत्र? जी, हाँ जी। तो गाली देने से वजू टूट जाता है, आपसे किसी ने पूछा है? वो जो मुझसे रहा और क्या भी रहा, आपसे किसी ने पूछा? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं समझा पता नहीं, मैं समझा पता नहीं मुझसे पूछ रहे। फिलहाल कह रही थोड़ा सा टूट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा जुड़ जाता है। पुत्र वजू जो है ना, वो अपेरेंट अपेरेंट खाली वो नहीं है आपका, पाइटी नहीं है। अपेरेंट आपकी परहेजगारी नहीं है, पाकी नहीं है। वो बेसिकली स्पिरिचुअल पाइटी भी है। मेरी बात समझे? एक हदीस है। बच्चे प्लीज, प्लीज बच्चे प्लीज, प्लीज पुत्र प्लीज। एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एंड ही रिक्वेस्टेड दैट कि आई एम फाइनेंशियली क्वाइट वीक। आका अलैहिस्सलाम टोल्ड हिम दैट यू शुड बी इन एबोल्यूशन ऑल द टाइम, यानी कि ज्यादातर वक्त जो है वजू में रहा करो, तो रिस्क खुल जाएगा। तो वजू में रहना बेसिकली पाकी की निशानी है। तो पाकी खाली जिस्मानी नहीं है बच्चे, स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअल पाकी में आपकी जबान की पाकी भी आती है, जहन की भी आती है, नजर की भी आती है, कानों की भी आती है, हर चीज की आती है। देयर इज टू थिंग्स, प्लीज बच्चे प्लीज। देयर आर टू थिंग्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक ये बच्चे, या तो आप इसको फिजिकल ले लें, ये दुनिया फिजिकल है, आप फिजिकल हैं और फिजिकल लाइफ के साथ इट इज गोइंग टू एंड। दूसरा, ह्यूमन बीइंग जो है वो स्पिरिचुअल है, सोल है, इंसान की स्पिरिट है। तो हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिस रिलीजन में हम हैं, या जो रिलीजन हमें वालदैन की तरफ से मिला है, इन दैट कॉन्सेप्ट इट इज वेरी मच क्लियर दैट वी आर नॉट ओनली द फिजिकल बीइंग्स, वी आर दी स्पिरिचुअल बीइंग्स एज वेल। पलक प्लीज, वी आर दी स्पिरिचुअल बीइंग्स एज वेल। और उसी स्पिरिचुअल बीइंग की बेस पे ही आगे इम्तहान है। आपकी साइंस आपको बताती है कि देयर इज डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसके मुताबिक मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ये आपकी फिजिक्स कहती है, ये फिजिक्स का पक्का टक्का रूल है, एंड इट इज ट्रू। फिजिक्स का पक्का टक्का रूल है और इट इज ट्रू। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रॉ अंडरस्टैंडिंग है, वीकर वन है, बीइंग फ्रॉम द आर्ट्स। लेकिन जो कुरान की आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। एंड नूर इज बेसिकली लाइट, एंड लाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और अलामा साहब ने एक शेर कहा था, उन्होंने फरमाया था कि तख्लीक कायनात, तख्लीक कायनात अभी नामुकम्मल है शायद,
कि दमादम आ रही है सदाए कुन फयकून। कुरान के अल्फाज जो अल्लाह पाक ने फरमाया, बच्चे बी सीरियस, इट इज समथिंग इज इट प्लीज। कुरान के अल्फाज जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह हैज सेड कुन, दैट थिंग हैज हैपेंड फयकून। अल्लाह कहता है कुन मींस बी क्रिएटेड एंड इट इज क्रिएटेड, फयकून इट इज क्रिएटेड। तो वो अलामा साहब ने कहा कि जी दमादम मींस एवरी ब्रेथ, एवरी सेकंड, every fraction of second creation is going on, creation of universe is still going on, and you know this thing, अगर cosmology आप पढ़े ना, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया बेहतरीन लोग वो हैं, they are the best one who ponder upon the heavenly bodies and its creation, and they do Allah's remembrance while sitting, while sleeping, while टर्निंग ऑन देयर बेड्स, यानी बिस्तर पे लेटे हुए भी, करवटें लेते हुए भी, उठते हुए भी, बैठते हुए हर लम्हे अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह की तख्लीक फल्कियात में गौर करते हैं, हेवनली बॉडीज में। व्हेन यू थिंक अबाउट हेवनली बॉडीज मेरा बच्चा, पहले भी मेरा ख्याल आपकी क्लास में मैंने कोट किया था, दीज आर द रेडियो वेव्स ओनली थ्रू विच दे इंटरप्रेट ऑन आवर कंप्यूटर सिमुलेशन है आपके सामने। जितने भी आपको मिल्की वेज और जितने भी यूनिवर्स की पिक्चर्स मिलती है ना, वो सारी की सारी कंप्यूटर सिमुलेशन है। क्या है मालूम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ क्या है। इंसान दावा कर रहा है, नासा दावा कर रही है कि इतना कुछ है आउटर स्पेस में, ये है शायद जितनी गैलेक्सीज है, दीज ऑल आर कैलकुलेटेड गैसेस। कैलकुलस की बेस पे जो आप मास्टर उसमें जाएंगे ना, ए लेवल्स करके, व्हेन यू विल गो फॉर ग्रेजुएशन, इन दैट यू विल स्टडी कैलकुलस। जब भी आप कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में जाते हैं या मैथमेटिकल फील्ड में जाते हैं, वहां कैलकुलस पढ़ते हैं। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन लार्जर स्केल अबाउट द हेवनली बॉडीज, अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, तो कैलकुलस की बेस पे दे हैव गॉट सर्टेन, प्लीज बच्चे, सर्टेन गैसेस। उन गैसेस की बेस पे वो कहते हैं कि यूनिवर्स ही है। और यूनिवर्स की डायमेंशन क्या है? जब आप गौर करते हैं, यू कम टू नो दिस थिंग कि व्हाट इज योर रियलिटी एज an individual human being, what is your reality in front of Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran repeatedly he says that we will call you, we will make you stand in front of us, you are going to be answerable. Malik yawmiddin, मालिक यौमिद्दीन का क्या मतलब है? मालिक यौमिद्दीन का मतलब ये है कि अल्लाह कहता है आई एम द जज ऑफ दैट डे, आई विल जज यू। दूसरा मैंने आपको बताया था हदीस की रूह से, जब डेथ होती है तो रूह जब कब्ज होती है इंसान की, जिस मर्जी एज के इंसान हो, आने की तरतीब है जाने की नहीं, आने की तरतीब है जाने के नहीं। ठीक है, वालिदैन बूढ़े मौजूद होते हैं, जवान औलाद चली जाती है, तो पुत्र आने की तरतीब है जाने की नहीं। रूह जब कब्ज होती है, पहला एक्शन क्या है? पहला एक्शन ये है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रूह जो है वो फरिश्तों की जमात उसको लेके प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अर्श पे जाओगे। Here is the submission, here is the attendance. Ya Allah, he is here. The रूह has been submitted to you. और वहां पे पता लग जाता है कि जी इसने कौन सी वेटिंग रूम में जाना है, वेटिंग रूम अमन वाला है या वेटिंग रूम अजाब कबर वाला। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग बच्चे। एज के साथ साथ डी जनरेशन क्यों आती? अभी आपकी एज तो चले, अभी बिगिनिंग एज है ना, अभी तो 33 ईयर्स की एज तक आपकी जो वो बॉडीली स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड यू विल थिंक लाइक जी दुनिया आपने फतह कर ली है, फतह कर लेंगे, ये फील होता है। आफ्टर 40 डिक्लाइन शुरू होता है। आफ्टर 40 डिक्लाइन, जब जिंदगी का असर आती है ना, बंदे को लगता है कि जी मगरिब इशा करीब है। ठीक है, तो दीज थिंग्स, प्लीज बच्चे, प्लीज 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 पुत्र, प्लीज प्लीज, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। फलक छोड़ छोड़ देना पुत्र, जवाब देने की क्या जरूरत है? दीज थिंग्स, तला कह रहा था मुंह से फलक निकल गया पुत्र, ठीक है ना। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट जी। ठीक है, ये सीरियसनेस का लेवल है। मैं जो इतनी सीरियस बात कर रहा था, ये सीरियसनेस का लेवल है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। ये जिस तरह आप मजाक कर रहे हैं, इसी तरह आपके साथ मजाक चल रहा है। एंड यू थिंक दैट कि जी आप जिंदगी इस तरह गुजार के और बड़े कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए ना उम्मा उठ रही है, ना नेशन उठ रही है, ना हमें लीडर मिल रहे हैं। ठीक है, मिलने भी नहीं है, हालात ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि सीरियसनेस लेवल ही है बच्चे। और ये आपका कसूर है, ये हमारा कसूर है, ये पेरेंट्स का कसूर है, माजरत के साथ, टू बी दैट मच ब्लंट। द प्रॉब्लम इज दिस, मैं फील नहीं किया पुत्र, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम सीरियस नहीं है, ना जिंदगी के साथ, ना लाइफ हेयर आफ्टर के साथ। कितना बेवकूफ इंसान होगा वो, मुझ समेत कितना बेवकूफ इंसान होगा वो। ठीक है, जिसको अब्दुल आबाद की कामयाबी मिल रही हो,
ठीक है, और वो कहे नहीं, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है ना, जो फ्रैक्शन ऑफ माई लाइफ है, मैं वो एंजॉय करना चाहता हूँ। कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आशल साहब ने, वो जो कुरान की उसके लिए आते हैं ना, कुरान क्लास के लिए, यंग से हैं, आपने देखा है मेले में आप उनसे, तो ही इज हिमसेल्फ स्टूडेंट। जी बच्चे प्लीज यार ना करो। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि अपनी लाइफ के बारे में आप डिटेल बताएं जी, अपनी लाइफ जो आपने गुजारी अभी तक, डिटेल बताएं। ही आस्क्ड मी कि सर विद योर एज, एट दिस मिडिल एज, आप कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा जी बहुत ही डिटेल में चलेगा तो शायद 2 घंटे लग जाए लाइफ की डिटेल बताने में। अपनी लाइफ की हैपनिंग और डिटेल में 2 घंटे या 3 घंटे लग जाए। ही सेड दैट कि कुरान में अल्लाह यही फरमा रहे हैं, कुरान में अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि वहां जब पूछा जाएगा कि कितना वक्त गुजारा, तो ये क्यामत के दिन कहेंगे शायद आधा दिन, शायद एक दिन, शायद आधा दिन, शायद एक दिन। तो दैट इज ट्रू बच्चे, कि वाकई वो आधा दिन एक दिन अल्लाह ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बल्कि उससे भी कम, बल्कि उससे भी कम। फिर खलीफतुल अर्द, खलीफतुल अर्द क्यों बनाया जाएगी नहीं, कैसे बनाया जाएगा, उसका मॉडस अप्रेंडी क्या है, उसका मॉडस अप्रेंडी ये बच्चे, ये जो सीरियसनेस नहीं है ना, ये जो सीरियसनेस नहीं है, प्लीज प्लीज बच्चे, वो वैसे मैंने फिर दोबारा सॉरी करके कह रहा हूँ, आई डेंट फील इट, मैं बताना चाह रहा हूँ, एग्जांपल मेरे लिए अल्लाह ने दे दी। जो मॉडस अप्रेंडी है ना बच्चे खलीफतुल अर्द की, वो क्या है, वो ये कि लाइफ मेरे मुताबिक गुजारो, लाइफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारो, लाइफ अल्लाह कहते हैं मेरे अहकाम पे गुजारो, मेरे कुरान के मुताबिक गुजारो, और उस लाइफ को गुजरने के बाद आई विल गिव यू दी डायमेंशंस, कुछ ना कुछ हिस्सा मैं अपनी खुदाई का तुम्हें दूंगा, इन दी फॉर्म ऑफ जन्नतुल फिरदौस, इन दी फॉर्म ऑफ जन्ना। वहां पे रहोगे उस तरह जिस तरह मैं रहता हूं, वहां पे वो लेवल मिलेगा जो लेवल पे मैं अपनी खुदाई वाली कंडीशन जो है ना, उसमें से कुछ पार्ट अल्लाह कहता है मैं जन्ना में दूंगा तुम्हें। जब अल्लाह का दीदार होगा, सर लास्ट बात है खाली, जब अल्लाह के दीदार होगा ना, वहां पे तमाम जन्नती कहेंगे या अल्लाह वी वरंट नोइंग दैट यू आर सो फैसिनेटिंग, हम तो जानते ही नहीं थे हमारा रब इतना चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग, हमें एक सजदा करने दे अल्लाह, एक सजदा। देन अल्लाह विल रिप्लाई, ये हदीस कुदसी है, कभी माफ फरमाए, अल्लाह विल रिप्लाई कि जी नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू, बिकॉज हियर यू आर द गेस्ट एंड आई एम द होस्ट, तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं, कोई वो नहीं है, हुक्म नहीं है तुम पे सजदे का, वो दुनिया में थे, जन्नत में नहीं। मैं मेहमान हूं, तुम मेहमान हो और मैं होस्ट हूं, अल्लाह वहां पे ये फरमाएगा। So we have to live according to Allah subhanahu wa ta'ala if we want to get that status of खलीफतुल अर्द वाला स्टेटस। तो उसके लिए पुत्र सीरियस होना जरूरी है, बगैर सीरियसनेस के नहीं होना। सर बस, चलो भाई बस, ये मीटिंग होल्ड भी रहे या एंड कर दो? जी जी।